नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्र और पुलिस में झड़प हुई। छात्र तोड़फोड़ और विरोध कर रहे हैं। वो वेमुला मामले में वीसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जेएनयू मामले में दो गुट आपस में भिड़ गए। छात्र मुद्दा सुलग रहा है तो सियासी गलियारों में भी इसके फायदे नुकसान का गुणा भाग अभी भी जारी है। जेल से जमानत पर या यूं कहें कि अंतरिम जमानत पर रिहा हुए कन्हैया आज राहुल गांधी को शुक्रिया करने उनके घर पहुंचे। कन्हैया और राहुल में मुलाकात हुई, काफी देर तक बातचीत भी हुई, लेकिन इस मुलाकात से कई कयास और सवाल भी निकले। करेंगे खास मेहमानों के साथ उस पर अगले 1 घंटे तक बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, राहुल का हाथ कन्हैया के साथ। शशि थरूर जी को धन्यवाद दे रहा हूं, जेएनयू की तरफ से उनका स्वागत कर रहा हूं। तो अपने संघीय स्टाइल में ये मत कहना कि ये कांग्रेस में जाने वाला है। Rahul Gandhi ji is not only leader of the Congress party, but he is leader of principal leader of opposition in India. People from all walks of life, from different political shades, from different political opinions come and meet Shri Rahul Gandhi ji. What is wrong with that? आने वाले समय में भी हम सारे जितने भी छात्र संगठन हैं, जहाँ जहाँ छात्रों के ऊपर यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक होता है, वहाँ पे हम सब मिलके इसको विरोध करेंगे। इस सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। जेएनयू के छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार जेल से बाहर निकलकर पहली बार किसी सियासी पार्टी के दर पर दिखाई दिए। केजरीवाल से भी मिलने जा रहे थे, लेकिन जाम की वजह से मुलाकात ही नहीं हो पाई। हालांकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के मामले में वो काफी खुशकिस्मत रहे। बिना रोक टोक के मुलाकात हुई, जमकर बातें हुई। अब भले ही कन्हैया राहुल को शुक्रिया अदा करने गए हों, लेकिन केंद्र सरकार बीजेपी इसे कांग्रेस की सियासी चाल मान रही है। कि कांग्रेस पार्टी इस समय किस तरह से मानसिक दिवालियेपन से जूझ रही है कि उसके आदर्श पुरुष वो लोग हो रहे हैं जो लोग की देश की बर्बादी की बात कर रहे हैं। कन्हैया और राहुल गांधी की मुलाकात मुचलके पे चल रहे दो स्वयंभू नेताओं की एक दूसरे में सहारा खोजने की छटपटाहट का ही प्रतीक है। बीजेपी कह रही है कि कन्हैया के जरिए कांग्रेस सियासी वैतरणी पार करना चाहती है। राहुल उबरने के लिए कन्हैया जैसे तिनके का सहारा ले रहे हैं। वैसे बीजेपी इस बात से भी काफी नाराज थी कि आखिर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कन्हैया को भगत सिंह क्यों कह दिया। या भगत सिंह was the Kanhaiya Kumar of his time. जानकार मानते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी को सरकार बनाम छात्रों की इस लड़ाई के जरिए केंद्र के खिलाफ बड़े मुद्दे की लाठी मिली है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या से शुरू हुई इस सियासत का सिलसिला आज भी जारी है। मंगलवार को भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर तोड़फोड़ हुई और विरोध प्रदर्शन किया गया। लंबी छुट्टी के बाद वाइस चांसलर ने अपना ऑफिस संभाला है, जो छात्रों को मंजूर नहीं। जबकि दिल्ली में जेएनयू मुद्दे पर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के छात्र संगठन और स्वदेशी जागरण मंच के बीच सड़क पर सरेआम झड़प हुई। जाहिर है कांग्रेस के लिए 5 राज्यों के चुनावों में भुनाने के लिए रोहित वेमुला और कन्हैया बेहतर मुद्दा है। असम में कांग्रेस के कैंपेन पोस्टर में वेमुला कन्हैया की तस्वीरों ने इसे साफ भी कर दिया था। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कन्हैया कांग्रेस में शामिल होगा। सवाल ये भी है कि क्या कन्हैया पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के लिए प्रचार करेगा। इन्हीं तमाम सवालों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या मोदी प्रभाव ने राहुल गांधी को कन्हैया के साथ खड़े होने पर मजबूर कर दिया है। और एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी के प्रभाव ने राहुल गांधी को कन्हैया के साथ खड़े होने पर मजबूर किया है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए।
और आप अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। ट्विटर पर आप अपनी राय #STP और #कन्हैया सहारे कांग्रेस के जरिए भी दे सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी हमको आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। और अब बड़ी चर्चा में जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता शाजिया इल्मी है, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक जुड़ रही हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता सांसद अली अनवर साहब मेरे साथ हैं, AISF की राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद वलीउल्लाह कादरी साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक साकेत बहुगुणा मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक संदीप महापात्रा भी मेरे साथ इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। संघ के जानकार के तौर पर, JNU के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर, छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर भी संदीप का परिचय होता है। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले रागिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या हुआ है कांग्रेस को आजकल कांग्रेस ABVP के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए उस JNU के कैंपस में जा रही है जहां पर NSUI का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। फिर राहुल गांधी कन्हैया जी को घर बुला लेते हैं, और वो कन्हैया जी जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन पे देशद्रोह का आरोप है, और राहुल गांधी उनके साथ बैठकर घंटा 2 घंटे का वक्त बिताते हैं। क्या कांग्रेस में सोनिया गांधी की कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांग्रेस, बाल गंगाधर तिलक की कांग्रेस में क्या ये नीचे पतन की ओर जाने का इशारा नहीं है? सुमित जी, आपने 2 बड़े सवाल आज अपने डिबेट में पूछे हैं और उसका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। पहली बात आपने कही NSUI को लेकर, आपने ठीक कहा, JNU में मुख्य जो प्रमुख पद रहे हैं उन पर NSUI जीत नहीं पाई, लेकिन बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर हैं। जहां तक लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की बात है, हम राजनीतिक फायदे को प्रमुखता से नहीं देखते, बल्कि उन मूल्यों की रक्षा को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं जिनके लिए हमने JNU में आवाज उठाई। पहली बात। अब दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या राहुल गांधी का हाथ कन्हैया के हाथ के साथ है, तो मैं कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी का हाथ न सिर्फ कन्हैया के साथ है, बल्कि हर उस गरीब, मजदूर, दलित, छात्र, नौजवान के साथ भी है, उस मरते हुए किसान के साथ भी है, जिसको मोदी सरकार, संघ और भाजपा की नीतियों ने और विचारधारा ने समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के हाशिए पर पहुंचा दिया है। और तीसरा सवाल आपने पूछा मोदी जी के प्रभाव को लेकर, तो वो सवाल गलत नहीं है। मोदी जी का प्रभाव जिसके चलते आज दलित छात्र छात्रा आत्महत्या करने को मजबूर हैं। एक महाराष्ट्र के केवल एक जिले में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मराठवाड़ा में हजारों किसान अपनी जान दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, 200 रुपए किलो तक दाल पहुंच गई है, और सबसे प्रमुख, इस देश में उग्र राष्ट्रवाद को भड़काने की कोशिश की जा रही है। नकली राष्ट्रवाद की आड़ लेकर कहीं ना कहीं अपनी विफलताओं को पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। इस मोदी प्रभाव के खिलाफ विपक्ष का उत्तरदायित्व बनता है, विपक्ष के नेता का उत्तरदायित्व बनता है। शाजिया जी, मैं आऊंगा आपके पास, रागिनी जी के साथ 1-2 काउंटर क्वेश्चंस कर लूं। आई विल गिव यू एम्पल टाइम, वी हैव इनफ टाइम। रागिनी जी, मराठवाड़ा में जो किसानों की खुदकुशी हुई, ये बीते 2 सालों की वजह से हुई। महाराष्ट्र में किसकी सरकार रही इसके पहले? दिल्ली में किसकी सरकार रही इसके पहले? मराठवाड़ा के किसान क्या सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी की वजह से परेशान हुए हैं? पहला मेरा काउंटर। और दूसरा मेरा काउंटर आपसे, कन्हैया के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं कन्हैया ने बीते दिनों में, जब से वो छात्र संघ का चुनाव लड़े और तब से लेकर आज तक, कांग्रेस पार्टी के बारे में या उन नीतियों के बारे में जिन पर कांग्रेस भी खुलकर उनके साथ खड़ी नहीं हो सकती। AFSPA अफस्पा को हटाने के पक्ष में है कन्हैया कुमार। क्या कांग्रेस पार्टी भी चाहती है इस लाइन पर वो कन्हैया के साथ है? क्या राहुल गांधी भी चाहते हैं कि अफस्पा को हटा दिया जाए कश्मीर से, नॉर्थ ईस्ट से? आपके दोनों सवालों का मैं जवाब देती हूं। पहला सवाल आपने जो पूछा वो किसानों के प्रति नीति के बारे में पूछा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, हाँ ठीक है, आपकी बात मैं स्वीकारती हूं, हमारे समय पर भी किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन उनको ऋण से उबारने के लिए 1,70,000 करोड़ का हमने लोन वेवर दिया। क्या मोदी सरकार ने दिया? राबी की फसल अनियमित वर्षा की वजह से पूरी बर्बाद हो गई।
क्या किसानों की तरफ मदद का हाथ बढ़ा? 50% एमएसपी को बढ़ाने का जो वादा किया था वो तक पूरा नहीं कर पाए, और वहीं करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का लोन जो है वो पूंजीपतियों को दिया जाता है। माल्या शायद भारत माता की जय बोलकर आपकी नाक के नीचे से चले जाते हैं। इन सब चीजों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, पहली बात का जवाब है। अब दूसरी बात मैं आपका जवाब देना चाहूंगी। आज दिल्ली में 2 मीटिंग हुई। एक पहली मीटिंग जो हुई वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 1 मिनट मुझे पूरा कर लेने दीजिए। शाजिया जी एक बस 30 सेकंड लूंगी, आपके बीच में नहीं बोलूंगी, मुझे पूरा कर लेने दें। 2 बड़ी मीटिंग हुई, एक जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कन्हैया कुमार और राहुल जी की, दूसरी मीटिंग होती है महबूबा मुफ्ती और नरेंद्र मोदी जी की। एक लड़का, एक छात्र नेता जिस पर केवल आरोप है, सत्यता प्रमाणित नहीं हुई कि वो देशद्रोही है, जिस पे केवल नारा लगाने का आरोप है, और वहीं दूसरी पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती जो कि नीतिगत तरीके से अलगाववादियों का साथ देती हैं, अफजल गुरु का साथ देती हैं। आप एक तरफ उनसे हाथ मिला रहे हैं, दूसरे एक लड़के को आप कह रहे हैं वो देशद्रोही है। ये किस तरीके का विरोधाभास आपने है? मेरे सवाल के जवाब में सवाल दागा। क्योंकि आप कश्मीर में सत्ता पर काबिज हो जाएं, आप अपनी ही कही हुई बात को काटने पर लगे आपने मेरे सवाल के जवाब में सवाल दागा रागिनी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, और मैं ये मान रहा हूं कि कांग्रेस इस सवाल के जवाब से बच रही है। एएफएसपीए पे कांग्रेस पार्टी क्या राहुल जी, कन्हैया हर बात सुनिए, कन्हैया हर बात जो कह रहा है, मैं नहीं कहती कि कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है, लेकिन कन्हैया जेएनयू में जिन मूल्यों के लिए खड़ा हुआ था, उन मूल्यों के लिए हमने लड़ाई लड़ी कि आप पूरे एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपनी स्वच्छंद बहसों के लिए, उन्मुक्त बहसों के लिए जानी जाती है, उस पर आप कालिक पोतने का काम कर रहे हैं। जो देशद्रोही है, बहस का मतलब रागिनी नहीं पाए। ठीक है रागिनी जी, आपने बोला राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए ये सूडो नेशनलिज्म का पूरा एक नया राजनीतिक दांव चल रहे हैं। शाजिया इल्मी, आप लोग सूडो नेशनलिज्म की बात कर देश को एक अलग ही मोड़ देना चाहते हैं, देश की राजनीति को। दरअसल बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, बीजेपी के पास दिखाने को कुछ नहीं है, तो इन भावनात्मक मुद्दों की तरफ ध्यान खींचकर असल मुद्दों से, विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, कांग्रेस का आरोप है। शाजिया इल्मी। सुमित, मैं इस वक्त दो चीजें कर सकती हूँ। या तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, और जो मैं देना चाहती हूँ जो दूंगी, या फिर मैं आपको शुरू कर सकती हूँ पूरा कितने किसानों की ने आत्महत्या की महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में, यूपीए के दौरान क्या क्या गुल खिलाए सुरेश कलमाडी ने, किस तरह के लोन्स वगैरह का बैंकों ने किस तरह से विजय माल्या को बनाया, जो विजय माल्या हैं इस वक्त, और जो भागे, जिनको लाया जाएगा वापस। मैं एक एक करके मनमोहन सिंह जी की विफलताओं के नाम गिता दूं। मैं बता दूं सारे मंत्रालयों में किस तरह से गरीबों का खून चूस कर, महंगाई बढ़ाकर किस तरह से करप्शन हुआ। मैं वो सब कर सकती हूँ। मैं ये भी बता सकती हूँ किस तरह से अन्ना हजारे जैसे बूढ़े इंसान को यूपी सरकार ने डाला। चुप रहिए, अब चुप रहिए, अब चुप रहिए मैडम, मेरी बारी है। तो मैं भी वो कर सकती हूँ। मैं ये भी बता सकती हूँ रागिनी मैडम जी को इस वक्त कि कैसे उन्होंने अन्ना हजारे को जेल में फेंका। थोड़ी तमीज मैडम, आप भी आपको चुप रहना होगा तमीज दिखाने के लिए। आप चुप रहिए रागिनी, वो तमीज हो जाएगी अपने आप में। शाजिया जी आप जवाब, वो तमीज हो जाएगा ना अपने आप में। शाजिया जी आप तमीज का मतलब ये है आप दूसरे इंसान को सुने, तो आप सुने, आप भी तमीज का मुजाहरा करें। ठीक। मेरी मर्जी है वो, मेरी मर्जी है वो रागिनी, मेरी मर्जी है। अच्छा सुनिए ना, मुझे आजादी है, छोटी बहस में रागिनी मुझे आजादी है। घबराइए नहीं रागिनी जी, आप डर नहीं, मैं क्या बोलने जा रही हो रागिनी जी, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ रागिनी जी, क्या बीच में नहीं बोलिए रागिनी जी। मैं पर्सनल नहीं होना रागिनी जी, शाजिया जी प्लीज बदतमीजी क्या हुई, प्लीज हाँ प्लीज, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोल ही नहीं रहा है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शाजिया जी, रागिनी जी, डिबेट को डिबेट की तरह करते हैं। 4 गेस्ट और है मेरे पास। हाँ शाजिया आप जवाब दीजिए, शाजिया आप जवाब दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए यही तरीका है बीच में बोलना और कहना कि खुद बदतमीजी करना और कहना बदतमीजी हो रही है। तो ये झूठों से काम नहीं चलेगा। अगर मैं चाहूं इस वक्त मैं एक एक करके बता दूं बाबा रामदेव के साथ क्या हुआ, कुडमकुलम में क्या हुआ, कैसे असीम त्रिवेदी को, अरे बोलने दीजिए रागिनी जी, मौका मिलेगा आपको, आप बाद में बोल लीजिएगा। असीम त्रिवेदी के कार्टून्स को लेकर क्या कैसे उसको जेल में डाला गया। कुछ जर्नलिस्ट ने जिन्होंने रॉबर्ट बड्रा और डीएलएफ का घोटाला सामने किया, उन जर्नलिस्टों को कैसे परेशान किया गया। क्या कुछ नहीं हुआ यूपीए के दौरान, हम सब जानते हैं, सारी सुर्खियां सब जानते हैं, लेकिन वो बात का वो जवाब नहीं दे रही। अब मेरा सवाल कन्हैया को लेकर यह है, जवाब मेरा यह है कि हमें लगता है कि काफी बातें बहुत क्लियर है,
सरकार जो काम कर रही है बहुत क्लियरली कर रही है। शाजिया, अगर शाजिया, कन्हैया को आप साथ मेरे एक देना सवाल है का राहुल जवाब गांधी दीजिए। का, ये उनकी मर्जी है। शाजिया, आप मेरे एक सवाल का जवाब जी दीजिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कन्हैया को पूरा हक है। कन्हैया क्या बीजेपी के लिए ये चिंता की बात है कि एक राइट विंग पार्टी को हराने के लिए लेफ्ट और सेंटर की पार्टियां यानी वामपंथी विचारधारा और कांग्रेस एक मंच पर आ रही है? बिहार में हमने देखा नहीं, वो तो लालू बहुत और पुरानी नीतीश बात है। तमाम विरोध सुमित, भूलकर एक साथ बिल्कुल खड़े सुमित, हुए मैं जवाब और दे रही हूँ। बीजेपी हाशिए सुमित, पर है। बिल्कुल, मैं तो बिहार- ये इशारा बीजेपी के लिए बिल्कुल। खतरनाक नहीं है? बिल्कुल सुमित, मैं जवाब देना मैं वही कह रही हूं कि पहली बार 3 दशक में ऐसा हुआ कि कोalition और की सरकार के बगैर एक सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी आई है। जाहिर सी बात है ऑपोजिशन सब कुछ करेगा साथ आने के लिए, लेकिन जहां तक बात है कन्हैया की, मैं पूछना चाहूंगी रागिनी जी से, क्या वो कन्हैया के लाल सलाम की बात को, जो लाल सलाम करते हैं, उससे वो इत्तेफाक रखती हैं? क्या वो एफ्सपा को लेकर वाकई में पूरी तरह से डिक्लेयर करती हैं कि वो पूरी तरह से उनके साथ है? क्या वो चाहती हैं ये जब सीआरपीएफ हमारे जवान मरते हैं तो लाल सलाम फहराया जाए? क्या वो पूरी तरह से पूंजीवाद और इंडस्ट्री और डेवलपमेंट के खिलाफ है? किस तरह से न्यूक्लियर डील को जस्टिफाई करेंगी अगर वो लाल सलाम को इस वक्त सलाम करेंगी? ये सारे जवाब दें। बड़ा आसान है उसको सियासी मौजू बनाना। और कुछ दिवालियेपन में कुछ नहीं मिल रहा है। इस वक्त एकमात्र एजेंडा है, बढ़ रही है, तो इसे पकड़ कर मेरा सवाल किसी कादरी तरह जी से से, मेरा सवाल कादरी जी से, अली अनवर साहब से और फिर बाकी 2 पैनलिस्ट से। मैं आऊंगा अब आप दोनों के मैं पास। जल्दी से जवाब नहीं, दूं मैं तो आऊंगा सुमित बाद जी। में। नहीं, रागिनी जी, मैं बाद में आता हूं, वरना आप ही दोनों आपस में बात करते रहेंगे, 4 पैनलिस्ट यहाँ रह जाए। कादरी साहब, इस वक्त लगता है कि तमाम विचारधारा संकुचित हो चुकी है, तमाम अपनी अपनी मुद्दों को, अपनी अपनी बातों को आप लोग छोड़ चुके हैं पीछे। एकमात्र एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी के इस अश्वमेध रथ को रोकना है। पश्चिम बंगाल में रोकना है, केरल में रोकना है, फिर उत्तर प्रदेश में रोकना है। क्या इसके लिए आप अपने मूलभूत सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं? वो कांग्रेस पार्टी जिसके खिलाफ आप लड़ते रहे 1960 के दशक से आज तक, आपकी पार्टी सीपीआई, आज उसी कांग्रेस पार्टी के घर, आप उसके घर जाते हैं, 2 घंटे राहुल गांधी के साथ बैठते हैं। और सही बात है शाजिया, अभी केरल में आपको चुनाव लड़ना है आमने सामने। कादरी साहब देखिए, राहुल गांधी जी के पास जाने की जो जहां तक बात है, हम गए थे उनका धन्यवाद करने, उन्होंने हमारे संघर्ष में साथ दिया और खुद जेएनयू भी आए थे और रोहित वेमुला के मामले को लेकर वो काफ़ी संजीदगी से उसके ऊपर अपना संघर्ष तेज कर रहे थे। ये देखिए, कोई राजनीति की बात नहीं, उसके अंदर हम जाना, मिलते हैं सबसे, और हमने अरविंद जी से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ मामला ऐसा गया मोदी जी से मिले ना, सबसे मिलेंगे, मोदी जी से मिलिए, नहीं मिलेंगे, मोदी जी से तो मिलिए, होम मिनिस्टर से मिलिए, मिनिस्टर से भी मिलेंगे, अमित शाह से मिलिए, बीजेपी अध्यक्ष। देखिए, आप उसको राजनीति इस तरह से नहीं कीजिए। मैं राजनीति कर रहा हूं। नहीं, देखिए, आप अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं, आप राहुल गांधी से मिल रहे हैं, देश में एक और विचारधारा, उससे मिलिए ना जाके। नहीं, देखिए, आप राहुल गांधी जी से मिलने पर भी आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? राहुल गांधी जी से मैं क्यों नहीं उठाऊं सवाल? क्यों नहीं? आप जिस पार्टी से बीते 50 साल से लड़ते आ रहे हैं, हमारा कोई एग्रीमेंट, इलेक्टोरल एग्रीमेंट नहीं था मिलने का, मकसद वो नहीं था। हम तो स्टूडेंट लीडर्स हैं, किसी से भी मिल सकते हैं जाके। हम मोदी जी भी अगर बुला लें तो जाके मिल लेंगे। राहुल गांधी ने बुलाया था, राहुल गांधी ने बुलाया था। नहीं, देखिए, कोई भी अगर देखिए, साफ तस्वीर हमारे मोदी जी, राहुल गांधी ने बुलाया कि हमारे मोदी जी राहुल गांधी ने बुलाया कि आप देश में रहते तो बुलाते, देश में रहते कहाँ बुलाते किसको? आप राष्ट्रीय टीवी पर कादरी साहब, आप एक बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं, आपको तो साफ तस्वीर रखनी चाहिए। क्या राहुल गांधी ने बुलाया था आपको? देखिए, बुलाया या ना बुलाया वो अलग बात है कि हम उनका धन्यवाद करना चाहते थे। किसने मांगा? हम ही गए उनके आपने मांगा ना, हमें धन्यवाद करने के लिए। हाँ, धन्यवाद। यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज आपको कांग्रेस की मदद की जरूरत क्यों पड़ी है? वो कांग्रेस जिसके साथ आप केरल में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की मदद के तौर पर, या कांग्रेस कोई भी सेक्युलर पार्टी या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी आकर इस मुद्दे के साथ खड़े थी तो हम उसके साथ हैं। हम आरजेडी से भी मिलेंगे, जेडीयू से भी मिलेंगे, जो सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस की बात को। और आप कहिए क्या बीजेपी को हराना आपका एजेंडा है? वो तो हमारा एजेंडा है, बीजेपी को मोदी को हराना एजेंडा है, बिल्कुल एजेंडा है। इसलिए हम हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। जो लोग बीते 50 साल से आपके साथ खड़े हैं उनको आप भूल जाएंगे। यहाँ पर जो सेक्युलरिज्म की जो बात करता है हम उसके साथ खड़े होंगे, जो डेमोक्रेटिक सेक्टर की बात करता है हम उसके साथ खड़े होंगे। ठीक, बात करता है। देखिए, मैं आऊंगा साकेत। देखिए, सच्चाई यह है कि कांग्रेस का और कम्युनिस्टों का लगातार एक गठजोड़ आपस में रहा है। और अगर आप जेएनएसयू के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो जेएनएसयू के एसएफआई से जीते हुए, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की स्टूडेंट विंग से जीते हुए 8 जेएनएसयू के अध्यक्ष अभी तक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। यह कम्युनिस्टों का इतिहास है। और कन्हैया कुमार जिस तरह गरीबी से, भुखमरी से आजादी की जो बात कर रहे थे, उसकी हॉलोनेस यहां दिखाई देती कि किस प्रकार वो जाकर उन लोगों के साथ खड़े हो गए हैं जो इस देश में गरीबी और भुखमरी के जिम्मेदार हैं। मानते हैं अली अनवर साहब इस बात को?
अली अनवर साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्या दोनों लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने सिद्धांतों से, चाहे कन्हैया हो चाहे राहुल हो? अली अनवर साहब, अली अनवर साहब के ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। मैं एक बात, अली अनवर साहब, मैं आपसे तो बात करने की संभव कोशिश करता हूं, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, लेकिन इस बात को मैं रागिनी के पास ले जाऊंगा। रागिनी जी, जो बात साकेत ने कही, आप मानेंगी इस बात को? संदीप, में आता हूं आपके पास। क्या आप सवाल दोबारा पूछेंगे? मैं सुन नहीं पाई सुमित जी। आप खुद ही दोहरा दीजिए साकेत। आपने कहा किस तरीके से लेफ्ट और सेंटर जो है, लेफ्ट और कांग्रेस का हमेशा से गठजोड़ आपस में रहा है। और जेएनयू का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, क्योंकि एआईएसएफ से तो पहले अध्यक्ष जीते हैं कन्हैया कुमार, लेकिन एसएफआई से आज तक जेएनएसयू के अध्यक्ष जीते हुए 8 लोग कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये कांग्रेस की भी और साथ ही साथ एसएफआई की और एआईएसएफ यानी कि वामपंथियों के भी दोहरे चरित्र को दर्शाता है कि किस प्रकार जिन लोगों का वो विरोध कर रहे थे, जिन लोगों के लिए वो कह रहे थे कि भुखमरी और गरीबी से आजादी चाहिए, आज वो उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जो कि इस देश में गरीबी और भुखमरी के लिए जिम्मेदार हैं। और कांग्रेस पार्टी, तो रागिनी में इसमें जोड़ देता हूं, असम के चुनावों में बाकायदा रोहित वेमुला और कन्हैया कुमार का पोस्टर लगा रही है। आप लोग तो इनको अपनी पार्टी में शामिल कर चुके हैं प्रचार के दौरान। दो तीन सवाल पूछे गए, सबका मैं जवाब देती हूं। सबसे पहले संकेत की बात का जवाब देती हूं। अगर अब आप एक लंबी सी फहरिस्त निकालेंगे कि कौन सी पार्टी का नेता किस पार्टी में गया, उसको किस पद के ऊपर उसको नवाजा गया और कौन से कहां दल बदल होती है, तो ये तो बहुत बड़ी लिस्ट निकल आएगी। लेकिन समस्या जो संकेत नहीं समझ रहे हैं, वो समस्या आज ये है कि अगर इस देश का पूरा विपक्ष संघ और भाजपा की विभाजनकारी, नफरत भरी, विघटनकारी नीतियों के खिलाफ एकजुट हो रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप मोदी प्रभाव की बात कर रहे हैं, अश्वमेध घोड़े की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात करें या बिहार की करें, वो घोड़ा तो कब का रुक गया है। और अभी जो चुनाव हुए अलग अलग राज्यों में काउंसिल्स के, आप बार आपने असम का सवाल उठाया, असम का सवाल आपने उठाया। वो जिस होर्डिंग को आज सुबह से सारे मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, उसमें असम कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दों को प्रमुखता से दिखाया है। और आज छात्रों के मुद्दों की जब बात करें अक्रॉस द कंट्री, तो दो चेहरे सबसे प्रमुखता से आते हैं, रोहित वेमुला का और कन्हैया कुमार का, और उन दोनों चेहरों को हमने सामने रखा है। अच्छा। अगर आप कह रहे हैं कि क्या कन्हैया कुमार सक्रिय राजनीति में आएगा, तो कन्हैया कुमार इसका जवाब दे चुका है। पर उसी के साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि इस देश की छात्र राजनीति ने इस देश को बहुत बड़े नेता दिए हैं। तमाम और उन सारे नेताओं को अगर आप कहें कि ये दोयम दर्जे के हैं क्योंकि ये छात्र राजनीति से आए हैं, संदीप महापात्रा, तो मैं इसे सही नहीं समझूंगी। संदीप महापात्रा, रागिनी नायक की बात का जवाब देना चाहेंगे आप? ना इस देश का रंग लाल है। आज की जो मीटिंग रही, रागिनी जी को अगर चुप करेंगे तो मैं कुछ कहूंगा, क्योंकि रागिनी जी किसी और को कुछ बोलने नहीं देते हैं। छात्र नेत्री वो भी रह चुके हैं, हम भी छात्र नेता रह चुके हैं, तो स्वाभाविक तौर से उनको बोलने की ज़्यादा आदत है। लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मैं जब बोल रहा हूँ ना टोकें। आज की जो बैठक जो हुई है, आपने जो प्रश्न किया है, ये कन्हैया कुमार की कांग्रेसीकरण है या कांग्रेस की कम्युनिस्टकरण है, ये आगे आने वाले समय बताएगी। पहली बात ये। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कन्हैया कुमार को जब इंटरिम बेल मिला, जेल में जाने से पहले उन्होंने कहा था कि भाई भारत से आज़ादी, उसके बाद जुमला परिवर्तन करके भारत में आज़ादी, और उसमें एक लंबी लिस्ट थी। उसमें मुझे जहाँ तक याद है पूंजीवाद के नाम लिया था, उससे आज़ादी इन्होंने खोजी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि करप्शन से आज़ादी और बहुत 4-5 और चीज़ें। आज की विडंबना यही है कि वही लोग जो कि 2G स्कैम, CWG स्कैम और लिस्ट ऑफ स्कैम्स, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ जाके आज जो बैठक हुई है, उनकी जो आज़ादी वाली स्लोगन है, आज उसकी असमय मौत हो गई है, आज उसकी असमय मृत्यु हो गई है। और फिर से ये प्रूव हो गया है कि ये केवल मात्र स्लोगन है और इसको बरगलाने के लिए, छात्र समुदाय को बरगलाने के लिए और देश को बरगलाने के लिए दिया गया था, और इसमें कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये फिर से सिद्ध हो गया है कि जेएनयू के छात्र नाजी को प्लेटफॉर्म की तरह यूज करके अपना जो राजनीतिक हित साधन करने का जो सिलसिला, तो ये तो हर पार्टी में किया जा रहा है। ऐसा है और एक नाम कन्हैया कुमार, चाहे वो राहुल गांधी करें, चाहे वो सीताराम येचुरी करें, चाहे वो डी राजा करें, वो भारतीय जनता पार्टी भी करती है, वो अरुण जेटली भी करते हैं, वो अमित शाह भी करते हैं। छात्र आंदोलन के जरिए राजनीति में आने का सिलसिला
हम सबके सामने है, आप सब लोग तमाम छात्र उससे निकले हैं राजनीति से। अली अनवर साहब, मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा है। सुमित जी, मेरा ये कहना है कि वैचारिक स्तर पे आज जो कन्हैया कुमार ने जो स्लोगन्स दिए थे, आज उन स्लोगनों की असामयिक जो कहते हैं कि अनटाइमली डेथ, ठीक है, वैचारिक स्तर पे उन स्लोगनों ठीक है। की कादरी साहब, आप होगी। जवाब दीजिएगा, आप देना चाह रहे हैं मुझे पता है, लेकिन अली अनवर साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्या औपचारिक तौर पर इस चुनावी मौसम में, जब केरल में, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, असम में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस को और लेफ्ट को ये घोषणा नहीं कर देनी चाहिए बीजेपी को हराने के लिए हम एक हैं, जैसे आप लोग लालू और नीतीश बिहार में एक हो गए? औपचारिक तौर पर बोल दें, फिर खूब फोटो खिंचाएं, खूब पोस्टर छपवाएं एक दूसरे के, मैं डिबेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा हम लोगों को। सुमित जी, चुनाव के रंग के साथ होली का भी रंग है और थोड़ा बहस को ढीला करने के लिए बहुत तल्खी हो गई है। मैं एक पूछना चाहता हूं कि ये कंस मामा लोग कन्हैया से, एक बालक से इतना डर क्यों रहे हैं भाई? जाके मिल लिया राजीव गांधी जी से और जाके मिल लेगा, कल को गए दिल्ली के सीएम से, केजरीवाल साहब से, तो क्यों डर है भाई? महबूबा मुफ्ती जो क्या कहती हैं और क्या उनकी सोच है, फलसफा क्या है, उनके साथ सरकार बनाने पर तो हाय तौबा मचता नहीं है। पर अली अनवर साहब, महबूबा मुफ्ती तो इसलिए, अली अनवर साहब, महबूबा मुफ्ती तो कोई मुद्दा बचता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस पीडीपी को अलगाववादी पार्टी बोल रही है, उसके साथ तो 2004 में कांग्रेस पार्टी ने पहले गठबंधन किया अपनी सरकार बनाने के लिए, कॉन्फ्रेंस के साथ। और ये तो रागिनी जी के सामने में डिबेट में पहले बोल चुका हूं, रागिनी जी ने बात, सुमित जी, और ये वही पीडीपी है, ये वही महबूबा मुफ्ती है, बात हो गई ना अभी। नहीं तो ये अलगाववादी पार्टी तो 1989 से है, जब रुबिया सईद को छुड़ाया गया था आतंकवादी को भेज के। बात कीजिए अली अनवर साहब, ये तो अलगाववादी पार्टी तो 1989 से है ना पीडीपी, तो कांग्रेस ने तो गठबंधन किया 2004 में। सुनिए ना, आज की बात हम कह रहे हैं ना, गुजरे हुए जमाने की बात तो बीजेपी तो एक झंडा, एक देश, एक संविधान की बात करती थी, तो आज क्या कर रही है, ये इसको भी तो देखा जाए। हम बता तो रहे हैं। देखिए, सवाल ये है, हम बताना चाहते हैं। अरे भैया, मैडम आप चुप रहिए, हम मैं आऊंगा शाहजेब जी आपके पास, तो हम तो बोल नहीं रहे। शाहजेब जी, मैं आऊंगा आपके पास। हम एक सुमित जी क्यों इतना हाय तौबा? क्या हो गया? आसमान फट गया कि जमीन धंस गई? क्या हो गया भाई? कन्हैया है, सब लोग मिलते हैं जुलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि सब लोग मिलते जुलते हैं और ऐसा होता है। आभार प्रकट, आप हमारी मदद कीजिएगा तो आपको शुक्रिया कहने के लिए हम जाएंगे जी। तो ये ऐसा होता है। और आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं खुलेआम घोषणा, तो ये तो लड़के खुलेआम कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई संघ परिवार से है। हम लोग तो खुलेआम कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में इनको हम लोगों ने धूल चटाया है, और हम लोग आसाम में भी, बंगाल में भी, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में, जहां भी होगा, हम लोग तमाम डेमोक्रेटिक लोगों को जवाब दीजिए, करके सब ताकतें एक होंगी धूल चटाने के लिए, आपको करके इन लोगों को जवाब दीजिए। इन लोगों को परास्त करेंगे। आप लोग डरते हैं कन्हैया कुमार से, मुझे बोलने का मौका दीजिए। शाजिया, हिडन एजेंडा नहीं है हमारा। अली अनवर सुनिए। अरे अच्छे भाई साहब, हमारे अच्छे भाई साहब अली भाई, शायद आप आज ही की बात पर जोर देना चाह रहे हैं, पुरानी बात पर जोर नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जेडीयू और बीजेपी का कितना लंबा साथ रहा है और कितना कामयाब साथ रहा है। हम समझ सकते हैं आप थोड़े ऑकवर्ड हैं और आज ही की बात करना चाह रहे हैं। आपका भी हम लोग समझ रहे हैं आपकी परेशानी। अरे बोलने दीजिए, आपका भी बीजेपी के बारे में ख्यालात सुने हैं जब आम आदमी पार्टी में। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए भाई साहब, आपकी बात ही का जवाब हाँ, बोलिए 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 शाहजेब जी, आप बोलिए। कश्मीर बोलने दीजिए भाई साहब, अरे अच्छे भाई साहब बोलने दीजिए औरों को भी। तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि आप आज ही की बात क्यों करना चाहते हैं, हम ये भी समझ रहे हैं। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दो गवर्नमेंट्स बनी हैं, दोनों के ही राय अफजल गुरु को लेकर एक ही है। क्या आप चाहते हैं कि इस पूरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें कश्मीर में सरकार ही ना बने? क्या आप चाहते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत
जो पार्टी जिसके अलग भी व्यूज हो वो साथ नहीं आए और एक जमहूरियत का मुजाहरा करे, पर इस बहाने से तो आपको नेशनल शाजिया, कॉन्फ्रेंस के साथ भी नहीं होना शाजिया, चाहिए। बोलने लेकिन दीजिए। शाजिया वो सुनिए सुनिए, ना, आप ही के सवाल में ये भी छुपा हुआ है, आप ही के जवाब में ये बात भी छिपी हुई है कि आप जब अपने ऊपर लागू करते हैं तो वो नियम लागू नहीं होता, लेकिन जब बीजेपी, कांग्रेस और कन्हैया की बात करेगी तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये क्या बात हुई? आप पीडीपी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कांग्रेस कम्युनिस्ट के साथ नहीं कर सकती है। 370 बिल्कुल, आप सुनिए इस बात को। तो अगर उसी लॉजिक को इस्तेमाल किया जाए तो कांग्रेस को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी जाना चाहिए था, और उस लॉजिक से तो ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ना पीडीपी को किसी भी भाजपा या कांग्रेस से सरकार नहीं बनानी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में भारत की सरकार नहीं बननी चाहिए, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। आप दो चीजों में ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, राष्ट्रपति शासन लगा, चुनाव दोबारा हो गए, कश्मीर में भी हो सकता था। देश के हित में वो हो, तो अगर दो इविल्स आप देख रहे हैं तो आप लेसर इविल देखेंगे देश के हित के लिए, रागनी भी चाहेंगे। तीसरा जवाब आपने बात की कन्हैया की, आसमान बिल्कुल नहीं फटा अगर कन्हैया जी मिले राहुल गांधी से, स्वाभाविक है, और लग भी रहा था कि राजनीति हो रही है तो एक पॉइंट प्रूव भी हो गया, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है, सबको पूरा हक है कम्युनिस्ट होने का। आसमान तब फटा जब कन्हैया और बाकी लोग खड़े रहे, जब ये नारे लगाए जा रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, बिल्कुल, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जंग चलेगी, तब आसमान फटा था, तब आसमान फटा था। अली अनवर साहब बोल रहे कि डॉक्टर सीडी है, वो डॉक्टर नहीं था, वो फर्जी है, वो डॉक्टर नहीं थी। अली अनवर साहब के पास जानकारी है शायद कहीं से, मैं बोल सकती हूँ। नहीं, वो डॉक्टर नहीं थी, वो वाली सीडी डॉक्टर नहीं थी, जो 4 लोग थे। डॉक्टर वो सीडी थी जिसमें कन्हैया की वॉइस पर दिखाया गया है, लेकिन कन्हैया बाकायदा उनके साथ थे। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, वो सेडिशन था। और ऐसे आप दिवालियापन देखिए सियासी तौर पर कि सब पार्टियां एक हो गई। मैं चाहती हूं कि कांग्रेस इस वक्त अपना पक्ष साफ करे। बंगाल में जिस तरह से साथ जैसे कि अभी अली नजर भाई ने भी कहा, क्या केरल में भी ये लोग साथ साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे, केरल में तो ये बैठे कादरी साहब साथ तो नहीं जाएंगे, आप कांग्रेस के साथ जाइए। असम में स्टूडेंट लीडर हूँ, असम में पोस्टर लगे एक साथ, कलकत्ता में साथ में लड़ लीजिए। अरे मुझे क्या पूछते हो, मैं कोई पार्टी से आपके, अरे आप बड़े वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मिलकर आए, 2 घंटे साथ में थे आप कन्हैया जी के साथ, तो छात्र नेता अंदर कमरे में क्या हुआ? छात्र नेता हम जाते हैं, मिलते हैं कि उनका धन्यवाद। रागिनी जी, और जहां तक शाहजी आलमी जी बोल रहे कि नारे लगाते जब कन्हैया थे, आसमान जब फटा था, ये खामोखा फिर से कन्हैया को बदनाम करने की साजिश ये लोग लगातार किए जा रहे हैं। ना कन्हैया कोर्ट बोल रही है, कोर्ट का बिल उसमें है, कोर्ट बता नहीं पाया क्या आप लगातार कन्हैया वहाँ थे नहीं, खामोखा होना चाहिए। आप देश के नौजवान को, देखो एक देश के नौजवान को बदनाम कर रहे थे, देश के नौजवान को बदनाम करने के लिए कन्हैया को शर्मिंदा होना चाहिए। सारे वामपंथी संगठन सिर्फ राजनीति कर रहे थे कांग्रेस के साथ मिलकर, ये बात आज सिद्ध हो गई है इनकी राहुल गांधी से मीटिंग से। ये कह रहे हैं कि कौन सा आसमान फटा, आसमान तो इस बात से फटा है कि आप लोग जो नारे लगाकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि हम गरीबी से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, इनको क्यों नारे से डर लग रहा है? गरीबों के साथ खड़े हुए नहीं, मेरा सवाल कादरी साहब और रागिनी जी, डर लग रहा है। कादरी साहब और रागिनी जी ऑन द स्क्रीन प्लीज। ये दोनों से मेरा संयुक्त रूप से एक सवाल है, रागिनी जी आप जवाब दीजिएगा और मैं चाहूंगा मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देती, बाकी तमाम चीजों के जवाब दे देती हैं आप, और ये स्पेसिफिक है। आप हाईकोर्ट का जिक्र हो गया, बेल की बात हो गई, अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं कन्हैया, देशद्रोह के आरोपी हैं। देशद्रोह सिद्ध होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आरोपी हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने उनको बेल देते वक्त जो कहा अपने फैसले में, इन्फेक्शन की तरह फैलता जा रहा है, छात्रों में इन्फेक्शन की तरह फैल रहा है, इस बीमारी बनने से पहले रोकना होगा। इस तरह के इन्फेक्शन को फैलने पर उसे रोकने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद भी इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता तो दूसरे चरण का इलाज शुरू होता है। ऐसे में कई बार सर्जरी की, ऑपरेशन की जरूरत होती है।
ये टिप्पणी है कन्हैया कुमार और उनके द्वारा किए गए कृत्यों के बारे में हाईकोर्ट के जज साहिबा की। आप इसको इंडोर्स करती हैं, आप इस राय को नहीं मानेंगी क्योंकि आप तो कन्हैया जी के साथ हैं, कन्हैया जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं आपकी पार्टी। अब मैं जवाब तो दे दूं, मैं क्या कहूंगी वो मैं खुद ही कह लेती हूं। आप देखिए, कोर्ट की जो भी ऑब्जर्वेशन होती है वो सर आंखों पर है, लेकिन ये मानना पड़ेगा सुमित जी कि ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है बेल ऑर्डर पर, ये केस के मेरिट पर जजमेंट नहीं है। अभी तो चार्जेस भी नहीं ठीक से फ्रेम हुए हैं, एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं आया है। शाजिया जी एक वीडियो को डॉक्टर बता रही हैं, पर उनकी बात की सत्यता भी तो कोर्ट ही निर्धारित करेगा। तो ऐसे में मैं कहती हूं कि ठीक है, एक ऐसा तबका हो सकता है जिसे लग रहा हो कि राष्ट्रद्रोही गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर बड़ा सवाल यह है कि असल में जो नारे लगा रहे थे, कौन साथ खड़ा था, नहीं खड़ा था, रागिनी जी मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा, जिम्मेदारी थी कि नहीं, बात रागिनी जी मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं इसी से रिलेटेड। संदीप जी देखिए, सुमित जी मैं चुपचाप बैठी रही, मुझे बात पूरी करने दीजिए। चुप हो गए साकेत, चुप हो गए साकेत, चुप हो गए। आप बोलिए ना, अपनी बात करिए, बीच में कूदे, आप अपनी बात पूरी करिए साकेत, चुप लीजिए, 30 सेकंड में पूरा करिए। हाँ सुन लीजिए। हाँ, तो मैंने ये कहा कि ये अंतिम निर्णय कोर्ट का है, पर जहां तक बेल पर बाहर आने की बात है, क्या अमित शाह बेल पर बाहर नहीं है? सोराबुद्दीन शेख, कौसर बी, तुलसीराम प्रजापति, आप सब भूल गए जिनके फेक एनकाउंटर के केस में वो तड़ी पार होकर आए हैं? तो ये दोहरे मापदंड बार बार आप पर आरोप लगेगा। सिर्फ पीडीपी की बात नहीं, आप बताइए भिंडरा वाला को शहीद कहने वाले बादल, आप ये बताइए कि कन्हैया कुमार ने सबके सामने जो स्टेटमेंट दिया कि भारतीय सेना के जवान कश्मीर में बलात्कार करते हैं, क्या आपने एक बार इसकी निंदा की? क्या ये माना जाए कि आप आज उन लोगों के साथ खड़ी हैं? आपकी पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है जो भारत के सैनिकों का और भारतीय सेना का अपमान करते हैं, आज आप उनके साथ खड़ी हैं। आज आपकी पार्टी सैनिकों का अपमान करने वाले लोगों के साथ खड़ी है। आपकी परिभाषा को बदलना चाहते हैं। देखिए जवाब देने से कैसे भाग रही है। आप बताइए कब आपने कंडेम किया इस बात को? आपके नेता शशि थरूर तो जाकर कन्हैया कुमार की तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी से कर देते हैं। का काम कर रहे हैं आप, मध्यम वर्ग की बिल्कुल ऋषि, जहां को लेकर क्या क्या राजनीति इनके सर, आपने तो सीबीआई इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात यहाँ पर आया लगातार इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर डिबेट है। आपको रागिनी का में सुनने के लिए बुलाया है, उनका भाषण है कोई रागिनी जी एक एक बात कहना चाहता हूं, आप डिसाइड कीजिए। शाजिया जी, रागिनी जी आप दोनों एक मिनट, शाजिया जी, रागिनी जी आप दोनों एक मिनट, आप रोकिए इनको क्योंकि आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है। कादरी साहब सिद्धांत ये है, एक मिनट, रागिनी जी रागिनी जी आप काफी देर बोली। अली अनवर साहब भी हैं, संदीप पात्रा भी हैं, कादरी साहब भी हैं, मैं चाह रहा हूँ इन तीनों से ही बात की जाए। कादरी, ठीक है कादरी साहब, कांग्रेस के सहारे की जरूरत कन्हैया को क्यों है? कन्हैया तो अपने आप में बहुत बड़ा नेता बन गए हैं, कन्हैया को तो सारे चैनल लाइव कवरेज कर रहे हैं, कन्हैया तो बड़े बड़े इवेंट में जा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल पर बड़े बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में छप रहे हैं। उनको राहुल गांधी की मदद की जरूरत क्यों है? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या और कथित पार्टियां जिनकी भी आप मदद मांग रहे हैं, जिनको भी आप थैंक यू करें, उसकी क्या दरकार है? देखिए, छात्रों के इश्यू पर हमें सबकी मदद है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार हमारे जो छात्रों के राइट्स है उसको दबाने की जो साजिश कर रही है, जैसे FTI से शुरू होता है और JNU पे आता है और उसके बाद इलाहाबाद चला जाता है, उसके बाद कल दूसरी यूनिवर्सिटी चला जाएगा। इस देश के पूरे माहौल को क्या हुआ ऐसा? देखिए FTI में किस तरह से जबरदस्ती आपके स्कूल का प्रिंसिपल कौन होगा? देखिए नहीं तय क्यों ना, कॉलेज में बड़े, कभी आपने तय किया कि मैं तय करूंगा? ऐसा आदमी होना चाहिए। आप प्रिंसिपल उस आदमी के काम संभालने के पहले प्रश्न शुरू कर दिया। जो कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़े, ऐसा आदमी होना चाहिए जो अच्छा हो, हमें जो कुछ वही रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, वही रूल्स एंड रेगुलेशन आईएनडी मिनिस्ट्री को कार्ड होल्डर होगा। हमें आपकी नजर में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर ही अच्छे होंगे? आज तक पिछले 60 सालों से, और कांग्रेस के लोग जो बैठे हैं, कांग्रेस के लोगों ने पिछले 60 सालों तक सिर्फ कम्युनिस्टों की नियुक्तियां की विश्वविद्यालयों में। बात आप सुनिए, आप बताइए सिर्फ कम्युनिस्ट कार्ड होल्डर
कैसे अच्छे होंगे? अरे देखिए, अच्छा कौन है, आप तय करेंगे या प्रशासन तय करेगा? कादरी साहब, मैंडेट मिला है जनता के द्वारा, सरकार को मैंडेट मिला है। देखिए, साकेत ने एक इम्पोर्टेंट बात की, बात दबाने के साकेत ने एक इम्पोर्टेंट बात की इसी पॉइंट पे, इसी देते हैं न कभी बोलने की, इसी पॉइंट पे अली अनवर साहब मैं आपका रिएक्शन जानूंगा, क्योंकि साकेत ने गुस्से पे इससे लेकिन एक बड़ी बात कही, इस सरकार को मैंडेट मिला है, ये प्रधानमंत्री, ये सरकार अपने दम पर चुनकर आई है, अपने हिसाब से संविधान के मुताबिक चीजों को कर रही है। अब उसमें वो जेडीयू की बात, सीपीआई की बात, कांग्रेस की बात, सीपीएम की बात क्यों मानेगी? बीजेपी तो वही करेगी जो बीजेपी की नीति रही है, जिसके लिए जनता ने उसको वोट दिया है। हाँ ठीक है, लेकिन हम लोगों को जनता ने अपोजिशन में रखा है, तो संदीप जी इसका जवाब दीजिएगा। खिलाफ छात्र नौजवानों के खिलाफ, गरीब लोगों के खिलाफ जो बात होगी तो हम लोग भी सवाल उठाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे ना। अगर कन्हैया जा करके मिल लिए या राजीव गांधी जी चले गए, नहीं तो ये दोगलापन नहीं है अली अनवर साहब, ये कांग्रेस और लड़ रही है केरल में आमने सामने, और यहाँ साथ साथ फोटो खिंचा रहे हैं। मैं आता हूँ संदीप जी, एक मिनट। देखिए कन्हैया जी, उतनी एकता तो मियाँ बीबी में भी नहीं होती है, किसी किसी बात पर तो डिफरेंसेस होता है ना। तो अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन कोई कॉमन इशू आता है। अभी कॉमन इशू क्या है? कॉमन इशू ये है कि तमाम यूनिवर्सिटीज में अनरेस्ट है, टर्माइल का सिचुएशन है, ये अपना विचार लादना चाहते हैं, भगवाकरण शिक्षा का करना चाहते हैं, डीसी अपने मन से, गवर्नर अपने मन से। अब बताइए, ये आप देखिए, आप बीच में बोलती हैं, हम तो नहीं बोल रहे थे, कहिए हम चुप हो जाएं, आप ही बोल लीजिए, हम छोड़ देते हैं। ये क्या माने तरीका? आपका आदर नहीं, करते लेकिन हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी जो बात अली अनवर साहब कह रहे हैं। संदीप महापात्रा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे जेएनयू के, कि देश में तमाम विश्वविद्यालयों में ये अनरेस्ट का माहौल क्यों है? एफटीआई से लेकर हैदराबाद से लेकर जाधवपुर से लेकर जेएनयू तक क्यों जगह जगह से ये आवाजें उठ रही हैं कि सरकार, एचआरडी मिनिस्ट्री मनमानी कर रही है? देखिए सुमित जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब प्रश्न आपने पूछा है। मुझे इजाज़त बाकी लोगों से मांग रहा हूं, बाकी लोग ना बोलें इसमें। सबसे बड़ी बात, ये अनरेस्ट नहीं है, ये घबराहट है। घबराहट इसीलिए कि पिछले 60 वर्षों से जिन लोगों ने बौद्धिक आतंकवाद देश के यूनिवर्सिटीज़ में फैलाए हुए थे, उसमें कम्युनिस्ट भी साथ थे, कांग्रेसी भी साथ थे, और जो अली अनवर साहब के जो खेमे हैं वो लोग भी साथ थे। आज के समय में जब उनको एक चैलेंज मिल रहा है, और बौद्धिक स्तर पे, ऐसा नहीं है कि कोई हाथापाई हो रहा है, एक बौद्धिक स्तर पे जब उनको चैलेंज मिल रहा है, वो घबराए हुए हैं। आज आप अगर सेव जेएनयू और सेव हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात अगर कोई कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि वो सेव जेएनयू नहीं, वो अपने आप को बचाने के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पे एआईएसएफ, कांग्रेस और अली अनवर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हम दलितों के लिए, गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं और आवाज उठाते रहेंगे। मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, पुणे में 2 महीने पहले, 1 महीने पहले एक दलित का वहां पे जिंदा जलाया गया, क्योंकि उसने कहा कि मैं हिंदू हूं। उनको किसी ने जलाया, कौन सी कम्युनिटी है सब जानते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, कुछ दिन पहले कन्नूर में एक युवा की हत्या की गई, उसके माँ पिताजी के आंख के सामने। मैसूरू में एक युवा की हत्या की गई कि कुछ विरोध कर रहे थे। आज एआईएसएफ के यहाँ पे जो नेता आए हैं वो छात्रों की बात करते हैं। मैं उनसे एक 2 टूक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि झारखंड में, सुन लीजिए सुमित जी, झारखंड में पिछले दिनों एक रिपोर्ट आया था, वहां पे जो नक्सली हैं, इनके जो भाई भतीजे हैं, इनके ही गिरोह के लोग हैं, वहां पे बाल दस्ता तैयार कर रहे हैं। वहां पे 10 से 12 साल के उम्र के जो स्टूडेंट है, उनको किडनैप करके उनको अपने साथ मिला रहे हैं। आपने बड़ी बातें की, मैं जवाब लूंगा रागिनी से, लेकिन उसी झारखंड में लातेहार में क्या हुआ? किसकी है सरकार? लातेहार में क्या हुआ? झारखंड में इसके बारे में बताइए संदीप। जहां पर 2 व्यक्तियों को मारकर डाल दिया गया पेड़ के ऊपर, आपकी सरकार है। 30 सेकंड संदीप महापात्रा, उसके बारे में बोलिए ना। 30 सेकंड सुमित जी, 30 सेकंड। और जहां जी मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये छात्रों की बात कर रहे हैं, कोई भी सरकार रहे। और जहां तक छात्र की बात है, मैं जिस संगठन से बिलोंग करता हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, तो हमने, सुन लीजिए, सुनिए, कोई सरकार नहीं डरी है। बौखलाए हुए आप लोग हैं, घबराए हुए आप लोग हैं,
केवल बिहार में बाजी जीत लिए। अरे ये तो वहाँ पे 2 दिन पहले 150 दलितों के घर जलाया गया, 150 दलितों के घर जलाया गया। दलितों की राजनीति करते थे, आप क्या कर रहे थे? 200 लोगों को कर दिया गया एक रात में। आप देश को बरगलाने की राजनीति बंद करिए, दोगलेपन की राजनीति बंद करिए। बच्चे सत्ता के नशे में नहीं है, सत्ता के नशे में आप हैं। ऐसा है जो बिहार में 200 दलित परिवार के घर जलाए गए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्यों? अरे बिहार में मेरा सवाल तो आप सबसे, रागिनी आप जवाब दीजिएगा। अली अनवर साहब, बिहार में जितने पॉलिटिकल मर्डर बीते दिनों में हुए हैं, मेरे ख्याल से एक सरकार बनने के बाद इतनी जल्दी नहीं हुए होंगे। ये भी एक सच्चाई है अली अनवर साहब, आपको मानना होगा। बिहार में आपकी सरकार है, सुसाइड किया था। लातेहार में क्या हो रहा है उसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। हमने दादरी को इतना बड़ा मुद्दा बनाया बीजेपी ने, और आज लातेहार में वही घटनाएं घट रही है। उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज जो यहाँ पे लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये ESF के लोग कहाँ पे थे? नहीं, रागिनी नायक, बिहार में सब जगह से रागिनी नायक आपने हाथ उठाया था, आप बोलना चाह रही थी, आपका मैं जानना चाहूंगा। संदीप महापात्रा ने कहा कि बौद्धिक तौर पर आप लोग घबराए हुए हैं, आप लोगों को पहली बार चुनौती मिल रही है, और जो लोग सेव JNU और सेव HCU की बात कर रहे हैं वो दरअसल खुद को बचाना चाह रहे हैं। रागिनी नायक एकदम। देखिए सुमित जी, मैं 2-3 बातें यहाँ पर रखना चाहूंगी जी। कौन किसको बचा रहा है, नहीं बचा रहा है, कौन किसके साथ है, जनता बहुत समझदार है, वो देख रही है। इस डिबेट के बहुत सारे पहलू हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने कहा बौद्धिक आतंकवाद। यदि महापात्रा जी कुछ उसके उदाहरण देते तो मैं सटीक तरीके से जवाब दे पाती, लेकिन ये एक बड़ा अंधेरे में तीर था, देना चाह रहे हैं, सुनेंगे दे रहा हूं, पर आप देखिए कि मैं एक लाइन में सिर्फ दे दूं। अरे मैं तो पहले बोलूं। प्रोफेसर निवेदिता मेनन के बारे में आपका क्या कहना है, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कश्मीर के बारे में? ये पढ़ाया जाता है हमारे विश्वविद्यालय में, देखिए आप, ये बौद्धिक आतंकवाद है। बताइए JNU में निवेदिता मेनन जी के द्वारा जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? Speak and put forth your points. बोलिए बोलिए। आप मुझे मेरी बात को बीच में मत काटिए, रागिनी जी बोलिए। बौद्धिक आतंकवाद का आपने एग्जांपल मांगा था, साकेत ने प्रोफेसर निवेदिता मेनन की बात की, आप चाहें तो जवाब दे सकती हैं, आपकी मर्जी। तो आप अगली बारी में बोले ना, बीच में मुझे काट के ना बोले, जब उनकी दोबारा बारी आए तब बोले। अब आप सुनिए, FTII में छात्रों ने आरोप क्या लगाया कि एक व्यक्ति जो कि भाजपा के साथ, संघ की विचारधारा के साथ जुड़ा है, उसके टैलेंट को, उसकी उपयोगिता को देखे बगैर उसे बना दिया गया। इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स के मैं आपको 10 उदाहरण और दे सकती हूं, जो कि देश भर की यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं। FTII के स्टूडेंट पर क्या आरोप लगा? वो देशद्रोही हैं। हैदराबाद कांग्रेस के काल में क्या हो रहा था रागिनी जी? कांग्रेस के काल में क्या हो रहा था? कांग्रेस के काल में क्या हो रहा था ये बताइए। कांग्रेस पिछले 10 सालों में कहां पे, कौन से पैमाने पे इस तरह के संगठनों में अपने लोगों को बिठाती थी, ये बताइए आप। इन दोनों छात्र संगठनों में झड़प हुई, फिर जिस तरह का हमने पॉलिटिकल इंटरवेंशन देखा स्मृति ईरानी की तरफ से और दत्तात्रेय की तरफ से, क्या वो बौद्धिक आतंकवाद का रूप नहीं है? आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। वहां के स्टूडेंट्स को भी एंटी नेशनल कहा गया, यहां तक कि रोहित दत्तात्रेय जी ने क्या किया है? दत्तात्रेय जी ने क्या कहा है? रागिनी जी अपने तथ्यों को ठीक करिए। दत्तात्रेय जी के नाम लेने से पहले आप 2 बार सोचिए। उस तरह के व्यक्तित्व, उस तरह के विचारधारा, ये बताइए लेटर में लिख दिया था, कांग्रेस के कोई एक विकर्ण के सब रोहित वेमुला के ऊपर लेटर पे लिखा था उन्होंने, डायरेक्ट HRD को भेजा था। आता हूं मैं साजिद भैयू जी, आपके संघ के बड़े नेता भैयू जी कहते हैं कि सरकार को सारे विश्वविद्यालयों में इसी तरीके से राष्ट्र विरोधी लोगों को पकड़ना चाहिए। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है या ये पुलिस और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है? क्या सरकार इस तरह से डायरेक्ट इंटरवेंशन? नहीं तो राष्ट्र विरोधी काम हो रहे थे, क्या उसको छोड़िए? राष्ट्र विरोधी जवाब दीजिए। रागिनी जी अब एक मिनट, रागिनी जी एक मिनट, शाजिया जवाब दे रही है। शाजिया की तर्क दे रही है, शाजिया जवाब दीजिए। विरोधियों को यहाँ पे पनपने दिया जाए, जो कांग्रेस हमेशा से करती आई है। आपने मुझे एक डिबेट के लिए बुलाया था और आपने विषय तय किया था। अगर आप मुझसे बताते कि ये कांग्रेस पार्टी की सियासी मीटिंग है जिसमें भाषणबाजी होगी, मैं नहीं आती, तो ये नहीं है। मैं बहुत सारी बातें कर सकती, मैं आपके पोल खुलवाऊं, मैं अन्ना हजारे की बात करूं, मैं खैरलांजी मर्डर्स की बात करूं, जो दलितों के साथ वहां पे क्या हुआ था महाराष्ट्र में, मैं आदर्श श्याम की बात करूं,
तो मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ सुमित जी, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ। सच तो ये है कि रोहित वर्मला, बिल्कुल तब भी मैं करती थी मैम, मैं तब भी करती थी, और उससे पहले मैं पत्रकार थी, तब भी मैं करती थी। मैंने देखा है कांग्रेस की भी असलियत, और भाजपा से भी कोई पार्टी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर एक बात को सियासी करना और फिर मोदी जी के काम को बुरा बनाने के लिए आप देश का नुकसान कर रहे हैं। आप 2-3 इश्यूज को पकड़कर इतना बड़ा कर रहे हैं, इसमें 8-9 सुसाइड हुई है। आपसे बात नहीं कर रही हूँ रागिनी जी, माफ कीजिएगा, मैं लोगों से बात कर रही हूँ, आपकी असलियत बता रही हूँ, आपका मुखौटा दिखा रही हूँ, आपकी असलियत। चुप रहिए आप, सुमित मुझे बोलने दीजिए। देखिए रागिनी जी आपके बीच में शाजिया नहीं बोल रही थी। हाँ एग्जैक्टली, जस्ट टीच अस अ मैनर सुमित, बिकॉज़ शी डजंट हैव एनी। She doesn't have any. शाजिया 20 सेकंड्स में अपनी बात पूरी करिए। It's impossible to talk. Sorry. अच्छा सॉरी, प्लीज डोंट गेट पर्सनल। आप दोनों महिलाओं से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डोंट गेट पर्सनल प्लीज प्लीज। शाजिया जी, रागिनी जी प्लीज, डिबेट का बुनियादी रूल है ये, डिबेट का मैं माफी चाहूंगा, मैं आप दोनों को ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। साकेत कुछ भी कहना चाह रहे हैं? साकेत, देखिए, देश में आवाम के द्वारा रिजेक्टेड जो लोग हैं, आज उन लोगों के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है देश की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के विरुद्ध। और मैं कहना चाहूंगा कि एफटीआईआई में जो हुआ, हैदराबाद में जो हुआ और जेएनयू में जो हुआ, ये सारा एक मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट है। ये जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत अराजकता फैलाई जा रही है, और उसी अराजकता फैलाने के षड्यंत्र के तहत ही अरविंद केजरीवाल कैंपस में जाते हैं, राहुल गांधी कैंपस में जाते हैं, और अब कन्हैया कुमार हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। 15 सेकंड कादरी साहब। देखिए, देश के अंदर जिस तरह से अवाम को धोखा देकर, जिस तरह से बेवकूफ बनाकर, जिस तरह से उनको टोपी पहनाकर, इस तरह से मोदी जी अपनी सरकार बनाए, जो 2 साल के अंदर कुछ कर नहीं पाए, उनके खिलाफ हमारी ये बगावत है। क्लियर कर दूं, इनका देखिए डेमोक्रेसी गरीब और अवाम के राइट, कम्युनिस्टों का सच्चा चेहरा है। मैं माफी चाहूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों को। नहीं शाजिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अनवर साहब एक्सट्रीमली सॉरी, वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा। कादरी साहब ने जाते जाते अपने कमेंट में कहा कि ये सरकार 2 साल में कुछ नहीं कर पाई है। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, 32 साल में जिस वक्त पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, ज्योति बाबू थे, बुद्धदेव बाबू थे, क्या पश्चिम बंगाल के वारे न्यारे हो गए? क्या केरल में समस्याएं खत्म हो गई? क्या त्रिपुरा में समस्याएं खत्म हो गई? इस बात को लेकर भी लेफ्ट विचारधारा को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आप 2 महीने में हिसाब मांग रहे हैं, आपसे 32 साल का हिसाब देश पूछेगा। अगर आप 2 साल बनाम की लड़ाई करेंगे तो 32 साल का हिसाब आपको भी देना होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव सर पर है। आज का हमारा सवाल था कि क्या मोदी प्रभाव ने राहुल गांधी को कन्हैया के साथ खड़े होने पर मजबूर किया? हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं। 93% लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रभाव की वजह से आज कन्हैया और राहुल गांधी एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 7% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। यही पोल ट्विटर पर पूछा गया, और ट्विटर इसलिए क्योंकि वो पब्लिक फोरम होता है, कोई भी जाके देख सकता है। ये इल्जाम नहीं लग सकता कि ये पोल्स मैनेज्ड होते हैं। 83% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि हाँ, राहुल गांधी और कन्हैया की जो मुलाकात हुई वो मोदी के प्रभाव में हुई। 17% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया, और हम तो पूछेंगे में आज इतना ही।